सूरज सा मुझ में तेज नहीं, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से कब तक मुझको रोकोगे। कुछ ऐसी ही कहानी योजना इंदौर विकास प्राधिकरण की योजना 171 में शामिल रही पुष्प विहार कॉलोनी की रही। एक लंबा संघर्ष और अंततः जीत। इस लड़ाई को अंत तक ले जाने में कई लोगों ने बहुत सहयोग दिया, कई लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया। उन्हीं में से एक सज्जन श्री राजेश उदावत जी, जो कि इंदौर विकास प्राधिकरण के संचालक भी रहे हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी रहे हैं, और समय समय पे उन्होंने काफ़ी लड़ाई में सहयोग भी दिया है। राजेश जी, आपका एक्सपोज लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बधाई कि इस लड़ाई को आपने अंजाम तक पहुंचाया। धन्यवाद। लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल ही यही है कि सत्ता में रहते हुए इतना लंबा संघर्ष, क्या कहना चाहिए इस पर? देखिए, सत्ता में रहते हुए इतना लंबा संघर्ष वाला विषय नहीं है। ये पिछले 8 वर्षों से माननीय विधायक महेंद्र आडिया जी के नेतृत्व में हम ये लड़ाई शुरू की। जी। माननीय महेंद्र आडिया जी के निर्देशन में, मार्गदर्शन में इस लड़ाई को हमने शुरू किया था जब मैं इंदौर विकास प्राधिकरण में संचालक था। चूँकि मामला आईडी से जुड़ा हुआ था तो उन्होंने मुझे इसमें सहयोग करने के लिए और जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं उनको समझ के उनको दूर करने के लिए मुझे इस लड़ाई से उन्होंने जोड़ा था। जी। और जिस प्रकार से आप समझते हैं, शासन की अपने कार्य करने की पद्धति होती है। जी। शासन में, सरकार में होते हुए कई चीज़ें हमें समझना होती हैं टेक्निकल रूप से। कागज़ पे कैसे उस चीज़ को हम आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे उस चीज़ से लड़ा जा सकता है, और कैसे हम उस चीज़ से मुश्किलों से बाहर निकल के ला सकते हैं। तो उन्हीं सब कारणों से संघर्ष, लगभग 8 वर्ष का संघर्ष हमारा रहा। ये बात ज़रूर है कि पुष्प विहार के रहवासी पिछले 28-30 वर्षों से इस लड़ाई को लड़ रहे थे, और उनके साथ जो अन्याय हुआ उसकी लड़ाई लड़ने का काम माननीय विधायक महेंद्र आडिया जी ने किया। उदावत जी, आपने एक बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे कही है कि इंदौर विकास प्राधिकरण हो या शासन हो, उसको उसकी नीतियों को, रूल्स को, लॉस को, बाय लॉस को समझने की ज़रूरत पड़ती है। और आपकी जितना मुझे जानकारी है, आपकी उन मुद्दों पे, उन विषयों पे पकड़ भी अच्छी है। आप भी जानते हैं कि पुष्प विहार हो या कोई भी इस तरह की संस्थाएं या कॉलोनी जो आज विकास प्राधिकरण के कारण आज उलझी पड़ी है, कई चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, कई चीज़ें बिल्कुल साफ है कि वहाँ पे विकास प्राधिकरण का कोई अधिकार ही नहीं बनता। जैसे पुष्प विहार की भी बात करें कि वहाँ पे उस ज़मीन का 171 में 1 इंच भूमि का भी अभी तक अर्जन नहीं हो पाया, और जब अर्जन ही नहीं हो पाया तो विकास प्राधिकरण का उसमें कोई रोल नहीं बनता है। तो क्यों ये विकास प्राधिकरण इस तरह की चीज़ों को अटकाता है, या आरोप प्रत्यारोप के कारण योजनाओं से अधिकारी या जो बोर्ड होता है वो इन चीज़ों को मुक्त नहीं कर पाता, या इसके पीछे कुछ और कारण है? देखिए, ये स्कीम जब इंदौर विकास प्राधिकरण ने लागू की थी उस समय सरकार कांग्रेस की थी। जी। और ये बात सही है कि इस कॉलोनी को जिस प्रकार की दुर्भावना के साथ उस समय के तत्कालीन कांग्रेस के नेताओं ने काम किया, और सिवाय दुर्भावना के कुछ भी नहीं था, वो उसका कारण ये है कि इस कॉलोनी का टीएनसीपी हो गया, डाइवर्शन हो गया, जी। इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, उसका सर्टिफिकेट इश्यू हो गया। सारी चीज़ें जब कॉलोनी के पास थी जी। तो उसको एक्वायर करने जैसी या स्कीम लगाने जैसी कोई बात उसमें होती ही नहीं है। जी। लेकिन फिर भी योजना 132 की जगह 171 लागू कर दी गई। ये बात अलग है कि उसमें भी आगे कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई, लेकिन सब कुछ क्लियर था। मेरा सवाल यही है कि जब सब कुछ क्लियर था तो क्लियर चीज़ को क्लियर करने में इतना समय क्यों? मेरा सवाल ये है। तो ऐसा है कि कांग्रेस की सरकार की नीति हमेशा से स्पष्ट रही है, अटकाना, लटकाना और भटकाना, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। जी। कांग्रेस की सरकार के राजनेताओं ने उस काम को किया।
और उसी काम को शासन के अधिकारियों ने आगे बढ़ाया। जी। और उनको इस बात से कतई कोई लेना देना नहीं था कि इस शहर में लोगों को रहने के लिए उनका अपना घर का सपना साकार हो। कांग्रेस के समय के पनपे हुए भूमाफियाओं ने इस कॉलोनी को टेक ओवर किया और उन्होंने अपने प्रकार से इस पूरी संस्था को कब्जे में लेकर जिस प्रकार से इस अटकाया लटकाया और लोगों को परेशान किया, मुझे ये लगता है कि पूरे शहर में ऐसे लोगों, इस प्रकार के लोगों ने कई संस्थाओं पे कब्जे किए, कई संस्थाओं में अपना इंटरफेयर किया और आज तक किसी को एक घर भी बनाकर बसाकर नहीं दिया। होना ये चाहिए था कि संस्था के द्वारा विकसित की गई कॉलोनियों में लोगों को उनके मकान बनाने के लिए भूखंड मिले, लेकिन कांग्रेस की शुरू से नीति ये रही। 70 सालों में इस देश के अंदर उन्होंने सिवाय लोगों को आम जन को परेशान करने के लिए कोई काम नहीं किया। उसी का परिणाम है कि कांग्रेस में इस प्रकार के लोग जन्मे पनपे और उन्होंने भूमाफिया का स्वरूप धारण कर लिया और आज कई हजारों लोग, एक संस्था का मामला नहीं, अनेकों संस्थाएं ऐसी हैं जिनके प्लॉट धारक, जिनके सदस्य आज भी अपने घर के सपने को साकार होने के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। ये कांग्रेस की सरकार की नीतियों का कारण रहे। और मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार के आने के बाद और इंदौर विकास प्राधिकरण में बोर्ड में आने के बाद मैंने माननीय विधायक महेंद्र हांडिया जी के निर्देश पे इस लड़ाई को लड़ा और एक नहीं अनेक संस्थाओं के लिए मैंने अपनी आवाज़ बुलंद की है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो आम जन से जुड़ी हुई समस्याओं को सुनती भी है, सुलझाती भी है और उसका निराकरण भी करती है। खैर, भारतीय जनता पार्टी ये बात अक्सर कहती है कि हम अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ता की भी चिंता करते हैं और अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनते भी हैं, सब कुछ है, लेकिन वो अंतिम पंक्ति का कार्यकर्ता भी बहुत सारी चीज़ें आपसे उम्मीद करता है। और आपने अभी आपके जवाब में ये चीज़ कही कि भूमाफिया कांग्रेस के राज में पले बड़े पनपे। आपने भी अभी घोषणा करी है, आपकी सरकार ने भी घोषणा करी है कि आप भूमाफियाओं को या किसी भी तरह के माफियाओं को आप नेस्तनाबूद कर देंगे। तो क्या आपकी तरफ से ये वादा ले लिया जाए कि अगले 2-3 महीनों में पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे? देखिए, ऐसा है, हमारे मुख्यमंत्री जी की, हमारी पार्टी की, हमारे नेताओं की, सबकी नीति स्पष्ट है कि जनता के हित के कार्यों को प्राथमिकता देना। हमारे आराध्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति की मदद करने की बात कही। हम सब उसी का अनुसरण कर रहे हैं। रही बात माफियाओं को नेस्तनाबूद करने की, तो ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपनी इस पारी में शुरू से संकेत दिए कि इस प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार के माफियाओं का कोई स्थान नहीं है। और आप देख रहे हैं कि भूमाफिया हो, चाहे खाद्य माफिया हो, चाहे ड्रग्स से जुड़े हुए लोग हों या अन्य किसी भी प्रकार के भूमाफियाओं को, ड्रग्स माफियाओं को का इस प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। और अधिकारियों ने उसी निर्देश का पालन करते हुए इस प्रदेश के अंदर इंदौर शहर में माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा को भांपते हुए, जानते हुए उनका अनुसरण करना शुरू कर दिया है। उसी का परिणाम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में यह संस्थाओं के सदस्यों को प्लॉट दिलाने का काम शुरू हुआ है। मैं समझता हूँ कि माफिया एक दिन में ख़त्म नहीं होता और एक दिन में पनपता भी नहीं है, बढ़ता भी नहीं है। ये कांग्रेस के 70 सालों के शासन के कारण भूमाफियाओं का जन्म हुआ और जब जब अराजकता बढ़ी है तब तक कोई देव पुरुष इस धरती पर आया है और उसने इस अराजकता को ख़त्म किया है। उसी प्रकार आज देश के अंदर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह जी चौहान ने माफिया का नाश करने का जो बीड़ा उठाया है,
उससे निश्चित रूप से आम जनता को राहत मिल रही है। जी, निश्चित तौर पे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई तो शुरू हुई है और आशा भी की जा सकती है कि ये एक अंजाम तक पहुंचेगी, और जब तक इस माफियाओं के विरुद्ध एक लड़ाई ख़त्म नहीं हो जाती तब तक ना अधिकारी, ना शासन, ना प्रशासन चुप बैठेगा। उदावत जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि नए कानून के तहत आपने पुष्प विहार जो कानून भारतीय जनता पार्टी ने अभी लागू किया, जिसमें यह कहा गया कि ऐसी कोई सी भी योजना जिसमें प्रशासनिक स्वीकृति का 10% से ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, उन सभी योजनाओं को ख़त्म कर दिया जाएगा। अभी बीच में कुछ चीज़ें इसमें ये भी आई कि कोई गफलत है या कोई दिक्कत आ रही है। इंदौर विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों से भी हमने बात करने की कोशिश करी, तो उनका भी यही कहना है कि कानून कुछ बना, रूल्स कुछ बन गए। खैर ठीक है, ये वाली चीज़ है, हो जाएगी, आप लोग लगे भी हुए हैं, आशा करते हैं ये चीज़ हो भी जाएगी। लेकिन क्या सिर्फ पुष्प विहार ही एक ऐसी संस्था या एक ऐसी कॉलोनी है जो इस कानून के दायरे में आती है? कई ऐसी कॉलोनियां हैं, रघुवंशी है, महालक्ष्मी है, आप ही की विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनियां हैं। उनके लिए आपकी आगे की रणनीति क्या है? नीरज भाई, ऐसा है कि माननीय महेंद्र हांडिया जी और भारतीय जनता पार्टी किसी एक व्यक्ति की लड़ाई लड़ने में विश्वास नहीं रखती है। भारतीय जनता पार्टी सभी के लिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पे काम करती है, और माननीय विधायक जी का भी यही सोच है कि हम सबके लिए करें, सबका साथ सबका विकास की अवधारणा पे काम करने में विश्वास रखते हैं। और हम सिर्फ एक पुष्प विहार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, पुष्प विहार के साथ न्याय नगर भी है, पुष्प विहार के साथ श्री महालक्ष्मी नगर भी है, पुष्प विहार के साथ रघुवंशी गृह निर्माण समिति भी है, पुष्प विहार के साथ राजगृही के लोग भी माननीय विधायक जी से मिले हैं। तो माननीय विधायक जी का सोच, उनका जो दृष्टिकोण है वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का है। और हम जो लड़ाई माननीय विधायक जी लड़ रहे हैं वह आज की समस्या नहीं है, वो सारी समस्याएं पिछले 35-40 वर्षों के अंदर इस शहर में जो कांग्रेस के सरकार के समय पनपे हुए भूमाफियाओं ने जो जाल फैलाया था, वो जाल दुर्भाग्य से सबसे ज़्यादा हमारे विधानसभा में फैला। और माननीय विधायक जी ने अपनी कुशल नीति से उस जाल को ख़त्म करने का जो काम शुरू किया है, उसी का परिणाम स्वरूप ये निकल के आया है कि आज पुष्प विहार अपने अंजाम की ओर पहुँच रही है। उस पुष्प विहार के सदस्यों को अपने प्लॉट मिलने जा रहे हैं। इसी लड़ाई को हम आगे भी लड़ेंगे। जो भी संस्थाएं आ रही हैं उनके सदस्यों के हित की लड़ाई, उनके जो सपना है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सपना है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, उस सपने को साकार करने का काम माननीय विधायक जी कर रहे हैं। जी उदावत जी, आप हर चीज़ के लिए कांग्रेस को ब्लेम तो कर देते हैं। खैर ठीक है, करना भी चाहिए, ये आपकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, ये मैं समझ सकता हूँ। लेकिन कोई भी पार्टी या कोई भी नेता, मुझे नहीं लगता कि इन भूमाफियाओं को वो अकेला अपने ही दम पे आगे बढ़ा सकता है और इनको इस स्तर तक पहुंचा सकता है। कहीं ना कहीं अधिकारियों की भूमिका भी बहुत अहम होती है। आपने जनता की लड़ाई लड़ी, आप लड़ भी रहे हैं और उनको अंजाम तक ले भी जा रहे हैं, लेकिन क्या इनके पीछे के कारणों की भी आप विवेचना करेंगे? आपकी सरकार करेगी, आपकी पार्टी करेगी कि आखिर ये पनपे कैसे? ठीक है, आपने कांग्रेस पे दोषारोपण किया, वो आपका एक राजनीतिक दायित्व है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अधिकारियों की भूमिका भी क्या इसमें आप जांचेंगे या उन पे कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल, देखिए क्या है, जैसा राजा होता है और जैसे राजा की नीति होती है, ये अधिकारी उस प्रकार से काम करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश पूरे प्रदेश के अधिकारियों को हैं कि कोई भी काम जनता के हित के खिलाफ नहीं होना चाहिए, जनता को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी काम इस प्रदेश में नहीं होना चाहिए। और आज उनकी स्पष्ट चेतावनी के परिणाम है कि आज अधिकारी एक दिशा में काम कर रहे हैं कि कैसे इस प्रदेश को जो समस्याओं से मुक्त था, जो समस्याओं से घिरा हुआ प्रदेश था, जिसमें अनेक प्रकार की समस्याएं थी, लेकिन आज पिछले 15-16 वर्षों के अंदर आप देखेंगे
कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में विकास हुआ, इस प्रदेश के अंदर सड़क, पानी, बिजली, जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, उन आवश्यकताओं को पूरा करते हुए आज प्रदेश विकासशील राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो गया है और आज मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनने की ओर अग्रसर हो गया है। तो उसका कारण यही है। क्यों? क्योंकि जब राजा ने सोच लिया, जब हमारे प्रदेश के मुखिया ने सोच लिया कि मेरे को इस प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए काम करना है और उस खुशहाली में जो आड़े आएगा, वो किसी भी प्रकार के माफिया हो, अधिकारी, कितना ही बड़ा अधिकारी हो, आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों कई कलेक्टर हटाए गए, कई एसपी हटाए गए, कई अधिकारियों का तबादला किया गया। वो इसीलिए किया गया कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के विपरीत काम करेगा वो इस प्रदेश में काम नहीं कर पाएगा। उसको काम वही करना होगा जो इस प्रदेश की जनता के हित में होगा। जी, निश्चित तौर पे उदावत जी, जो भारतीय जनता पार्टी अभी जिस कार्यशैली में काम कर रही है वो जज्बा बना रहे, ऐसी आशा हर इंसान कर रहा है। अच्छा उदावत जी, एक अहम सवाल मेरा आपसे और है, क्योंकि आप इंदौर विकास प्राधिकरण के संचालक भी रहे हैं, आप उसकी रीति नीति से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। इंदौर विकास प्राधिकरण जितनी भी योजनाएं लागू करता है, अभी तक पिछले सालों में जो योजनाएं लागू करी, जो सक्सेसफुल हो गई, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जहाँ प्रॉब्लम नहीं होती उसकी हम बात नहीं करेंगे, जहाँ प्रॉब्लम होती है हम उसी की बात करेंगे। मुद्दा ये है कि जहाँ पे भी ऐसी योजनाएं लागू की गई है, भूमि का आधा अधूरा अधिग्रहण किया गया। अधिग्रहण के बाद में वर्षों तक वो ज़मीनें जो हैं, वो भूमियाँ जो हैं, वो बिना क्रियान्वयन के ऐसी लावारिस पड़ी रही, जहाँ पे भूमाफियाओं ने अवैध कॉलोनियों का निर्माण कर लिया। जहाँ तक मेरे उसका जो मुझे मालूमात है, आपने संचालक रहते हुए ऐसी कई भूमियाँ जो है वो बोर्ड के समक्ष उजागर भी करी थी, जिसकी रफली कीमत करीब 300 से 400 करोड़ के आसपास रही। क्या आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? आपने शिकायत भी करी और आपने एक प्रेजेंटेशन भी दिया था, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या वो भी आपके इस एजेंडे में, जो इस सरकार का एजेंडा है, उसमें शामिल करने में कामयाब होंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या है कि जिस प्रकार से भी आपने बात कही, 300 करोड़ की भूमि पे जो अतिक्रमण हुआ जी, जिसमें शासन ने किसानों को मुआवजा दे दिया जी, और उसके बाद अधिकारियों की लापरवाही से उस पर अवैध कॉलोनियाँ कट गई या अन्य किसी प्रकार की गतिविधि उस पर संचालित हो रही है और आज आईडीए उन ज़मीनों का कब्जा नहीं ले पा रहा है जी। तो ऐसा है कि कई बार व्यक्ति बदलते रहते हैं शासन में जी, लेकिन कागज़ जिंदा रहता है। बिल्कुल सही बात। ऑन रिकॉर्ड पे जो घोटाला है वो सबके सामने है और शासन के स्तर पे इसकी कई बार मैंने इस विषय को उठाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के, मुख्य सचिव जी के, हमारे तत्कालीन आईडीए अध्यक्ष जी के, सबके संज्ञान में विषय भी है, आईडीए के अधिकारियों के संज्ञान में भी है और वह मामला अपने स्तर तक कहीं ना कहीं अंजाम तक पहुंचेगा। देर हो सकती है उसमें, क्योंकि भ्रष्ट अधिकारियों का जो काकस है, उस काकस में कई बार वो फाइलें दब जाती हैं, तो आप उन फाइलों से संघर्ष करते हुए उसको निकालते हुए अंजाम तक लड़ाई को पहुंचाऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि शासन की ज़मीन, शासन के दिए हुए मुआवजे पर जिन अधिकारियों की मिलीभगत से घोटाला हुआ है, वो एक न एक दिन बेनकाब होगा और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जी, कुल मिलाकर पुष्प विहार ही एक ऐसी संस्था नहीं है जिसे राहत मिली है। जितनी भी ऐसी संस्थाएं हैं जो आज इंदौर विकास प्राधिकरण या किसी और कारण से या कहीं और अटकी हुई है, उसके लिए भी राजेश उदावत जी ने कहा है कि हम उसके लिए भी संघर्ष करेंगे और उसको भी अंजाम पे लेके जाएंगे। बहरहाल ये थे हमारे साथ में इंदौर विकास प्राधिकरण के पूर्व संचालक श्री राजेश उदावत जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। राजेश जी, हमसे एक्सपोज लाइव टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अनेक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया। जी।